नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हरिद्वार में काली सेना के संयोजक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम परस्ती छोड़कर सबके लिए काम करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में आपने यदि मुस्लिम परस्ती की तो फिर कभी आपका बेटा या आप राजनीति में वापस नहीं आ पाएंगे। वहीं मोदी सरकार से मुस्लिम आरक्षण को तत्काल समाप्त करने की मांग की और कहा कि आप इन 5 वर्षों में जो कड़ा निर्णय लेने की बात कह रहे थे उसमें मुस्लिम आरक्षण भी एक होगा। चंद्रबाबू नायडू को ये समझना चाहिए कि बहुत दिनों बाद सत्ता उनके घर लौट करके आई है और जगन मोहन रेड्डी को इसलिए हिंदुओं ने हरा दिया वहाँ कि वो ईसाई परस्त हो गए थे और ईसाइयों के लिए उन्होंने पूरे खजाने खोल दिए थे, पूरी योजनाएं उनके लिए लागू कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों ने वोट नहीं किया है, लेकिन मुसलमान के पक्ष में बोलना एक फैशन सा बन गया है। चंद्रबाबू नायडू जी, यदि यह देश सेकुलर है तो सबके लिए व्यवस्था सोचनी चाहिए। अब आपको आप कह रहे हैं वक्फ की सब जमीनें हम वक्फ बोर्ड को वापस कर देंगे, आप कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा और हम बढ़ाएंगे उसको। तो चंद्रबाबू जी, ये जनता है, सब जानती है, उठा करके ऐसा फेंकेगी कि फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आपको शुभकामना देता हूं, आज पहला दिन है आपका मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन यदि मुस्लिम परस्ती आपने की तो फिर कभी वापस आपका बेटा लोकेश भी नहीं आएगा और आप भी नहीं आएंगे। हम यह मांग करते हैं मोदी सरकार से कि यह जो मुस्लिम आरक्षण है उसको तत्काल समाप्त किया जाए देश भर से। आपने यह जनता से वादा किया और जनता ने जो भी कुछ आपको सीट दिया, थोड़ा कम रह गया, लेकिन वो इसके लिए दिया कि आपने कहा था कि जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर मुस्लिमों का हक होगा, तो ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन 5 वर्षों में जो कड़ा निर्णय लेने के लिए कहे थे, वो कड़ा निर्णय पहला जो होगा वो किसानों का था, व्यापारियों का हुआ, अब रोजगार का खुल गया है। जो अब सबसे महत्वपूर्ण काम है ये मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिमों का आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुसलमान कहता है। वो तो सूद भी नहीं लेता, ब्याज भी नहीं लेता, तो ये आरक्षण क्यों ले रहा है? तो उसको आरक्षण से मुक्त करके, और ये आरक्षण जो 10% सवर्ण आरक्षण है उसको 15% कर दीजिए और बाकी जो बचे उसको बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में बांट दीजिए, मतलब हिंदुओं को दे दीजिए। इसलिए कि मुस्लिम स्वयं अपने आप में बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाला है और सर्वाधिक सुविधाएं वही ले रहा है। मैं देख भी रहा हूं कि कई जगह आपने सुविधाएं दिया है और मुस्लिमों ने आपको एक वोट नहीं दिया है। तो यह सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के वोट पे बनी है, इसलिए हिंदुओं के बारे में सोचिए, इधर उधर मत करिए, नहीं तो फिर से जनता छोड़ेगी नहीं। और चंद्रबाबू जी, मुस्लिम परस्ती बंद करिए। हिंदुओं ने आपको वोट किया, नायडुओं ने आपको वोट किया, आंध्रा के वो पीड़ित हिंदुओं ने वोट किया जिसको कि जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने अपना प्रयास किया था। ईसाई परस्ती समाप्त हुई, मुस्लिम परस्ती भी समाप्त होगी। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने सीधे तौर पर अपने बयान में कहा कि हिंदुओं ने वोट दिया है इसलिए हिंदुओं के बारे में सोचें। देश के संविधान की फिक्र आप कितनी करते हैं? आपके बयान का कितना गलत प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, आपको आइडिया है? नहीं, संविधान को लेकर के मैंने कोई गलत बयानी नहीं किया है। मैंने वही बात की जो प्रधानमंत्री जी ने मंचों से किया और मैंने उस पर जवाब दिया जो चंद्रबाबू नायडू ने अभी अपने बयान में कहा कि मुस्लिम आरक्षण प्रदेश में जो था वो जारी रहेगा। स्वामी आनंद जी, आपको नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और उन्हें सबके बारे में सोचना पड़ेगा? मुस्लिम आरक्षण को लेकर अगर विवाद है तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से विचार विमर्श होगा, लेकिन इस तरीके के बयान से कितना गलत प्रभाव देश पर पड़ सकता है? ये बयान को सुझाव के रूप में लेना चाहिए और ये सुझाव है मेरा उनको। मैं तो किसी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं हूं कि मैं कोई उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं चाहता हूं इस देश में तमाम जो कुरान और हदीस और शरीयत कहती है, वो कहती है कि कभी किसी के रहमो करम पे मत रहो। तो जब तुम सूद ब्याज इंटरेस्ट बैंक से नहीं लेते हो तो तुमको आरक्षण की क्या जरूरत है? तो या तो तुम कुरान और इस्लाम को मानो और नहीं मानते हो तो तुम छोड़ दो ना।
मैं तो कहता हूं भारत के मुसलमानों से, और लगातार उस बयान में भी था मेरे, कि जब तक तुम कुरान पढ़ते रहोगे ऐसे ही यूं ही बम विस्फोट अभी कश्मीर में हुआ है, कोई हिंदू नहीं विस्फोट करने गया, यात्रियों पे हमला हमने कभी आज तक मक्का में जाकर के किसी यात्री पे विस्फोट नहीं किया, इसलिए कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सब में परमात्मा देखते हैं, सब में प्रभु देखते हैं। लेकिन यह जो लोग हैं वो कायराना हरकत करके यात्रियों पे हमले करते हैं। मैंने कहा हम आरक्षण दे करके और बिरयानी खिला करके इनको क्यों पालें। स्वामी जी, ये तो आप भी बखूबी जानते होंगे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और उसे अगर देश की आम जनता किसी मुख्य धर्म से अगर आप जोड़कर देख रहे हैं तो ये तो गलत है ना। नहीं, लेकिन आज तक कोई आतंकवादी और तो किसी जाति का कोई धर्म का मिला नहीं। जो भी आतंकवादी मिलते हैं उनका एक ही धर्म होता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, ये रटा रटाया बयान है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। जब भी आतंकवादी पकड़े गए वो उनका धर्म हमेशा से एक ही धर्म था, गैर हिंदू यानी इस्लाम। और जो कश्मीर में हिंदुओं को भगाए उनका धर्म था इस्लाम। जो लगातार हमले कर रहे हैं उनका धर्म इस्लाम। दुनिया में जो विस्फोट कर रहे हैं उनका एक ही धर्म है इस्लाम। तो इसमें जो, और इसको मुसलमान भी, जो अच्छा मुसलमान है वो विरोध कर रहा है उसका, कह रहा है वो कि हमको दुनिया में नफरत की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम जब अमेरिका जाते हैं तो शाहरुख खान हो या कोई पठान हो, उनको पूरा नंगा करके इसलिए उनको चेक किया जाता है कि वो सिर्फ इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब वो आप अमेरिका से नहीं पूछ सकती हैं कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, कि आप इस धर्म के व्यक्ति को क्यों पूछ रहे हैं, वो तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। तो अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या चाहते हैं? ये तो देखो, धर्म की क्रेडिबिलिटी का सवाल है यहाँ पे। मैंने वो बयान जो दिया वो ये किया कि मुस्लिमों को आरक्षण दे करके पालने की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम अपने बल पे हैं। वो सरकार की किसी बात को नहीं मानते। उससे वो ना आज तक हलाला को छोड़े, ना 3 तलाक को छोड़े, ना किसी भी जितने भी कानून आए ना वो कभी छोड़ते हैं। शरीयत से उनका निकाह होता है भारत के, ना उनका कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, ना कहीं उनका कोई तलाक होता है। अभी आज भी 3 तलाक चल रहा है, जबकि 3 तलाक गैर कानूनी हो गया है। तो मेरा कहना है कि जो संविधान को नहीं मानता है, हम तो संविधान को मानने वाले हैं जी। हम तो कहते हैं सबको, सबका साथ सबका विकास। मैंने कभी कहा नहीं कि मुसलमान भारत छोड़ दे, मैं तो कहता हूं कुरान छोड़ दे केवल। मैं भारत छोड़ने की बात नहीं करता हूं, उनको मारने काटने की बात नहीं करता हूं। कुरान पढ़ते रहोगे, विस्फोट करते रहोगे। देखिए स्वामी जी, एक तरफ आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हिंदुओं ने वोट दिया है, हिंदुओं के लिए ही काम किया जाए। कुछ जम नहीं रहा। मैंने देखिए क्या है, जब कानून कोई बनता है तो किसी व्यक्ति के लिए, मैंने जो आरक्षण की बात थी उस बात पे हमारा बयान था कि उनको आरक्षण दे करके पालना नहीं चाहिए। लेकिन और मैं नहीं कहा, ये तो अमित शाह का बयान है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का बयान है। उनसे प्रश्न पूछो ना। मैं उनके बयान को उनको याद दिला रहा हूं कि आपने कहा था कि जिन स्टेटों में मुस्लिम आरक्षण है उसको समाप्त करके उसको मैं हिंदुओं में बांट दूंगा जी। मैं उनकी बात कह रहा हूं, मैं थोड़े कह रहा हूं ये। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएमवी नेटवर्क से जुड़ने के लिए। खबर लक्सर से है, जहां विभागीय आदेश पर अवैध खनन की जांच करने प्रतापपुर गांव पहुंचे लेखपाल को ग्राम प्रधान, उसके भाई और पिता ने मिलकर पीटकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि लक्सर पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अब तहसील परिसर में लक्सर राजस्व लेखपाल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा सभी कामकाज को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक कोई अनूप सिंह सैनी है शिकायतकर्ता, इसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि ये ग्राम प्रधान रोनिक और कुछ और लोगों के नाम थे, ये अवैध खनन कराते हैं, अवैध अतिक्रमण वगैरह इस तरह का कुछ मामला था। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई थी। एसडीएम साहब के आदेश हुए, तहसीलदार के आदेश हुए, जांच के लिए पटवारी गए। पटवारी मौके पर गया था जांच के लिए। तो उसी बीच जो है ये कुछ गुस्सा हो गए हैं प्रधान जी, और इन्होंने जो इसकी मारपीट कर दी है। यही मामला था, कल 11 तारीख को हुआ है। सर, चूंकि लेखपाल धरने पर नहीं, एक्चुअली लेखपाल जो है सांकेतिक कार्य बहिष्कार पर हैं, और कोई अगर अर्जेंट काम है तो इनमें से जाने के लिए तैयार है। कोई अभी ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही लेखपाल श्री अंजू काम्बोज सीएम हेल्पलाइन प्रकरण की जांच के लिए प्रतापपुर गांव में गए थे। वहां पर प्रधान जी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा जो है हमारे जो पटवारी जी हैं उनके साथ अभद्रता की गई, और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। उनका मोबाइल फ़ोन
इनके गले की माला, जिसे चेन कहते हैं, चेन इत्यादि उनके द्वारा छीन ली गई है। उसके पश्चात वो फरार है। सीएम हेल्पलाइन प्रकरण की जांच अपनी ड्यूटी करते हुए लेखपाल के साथ इस प्रकार की अभद्रता और मारपीट कतई स्वीकार्य नहीं है। इसके विरोध में हमारा लेखपाल संघ एकजुट होकर खड़ा है और हम आरोपी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, ये पूरा जो मामला हुआ लेखपाल को पीटने की घटना जो सामने आई है, क्या कुछ अपडेट अभी तक निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बता दूं आपको, ये जो प्रकरण है ये हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का मामला है, जहां एक लेखपाल को पीटने पर ग्राम प्रधान सहित 3 जो लोगों पर मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से मामला बताया गया है कि एक विभागीय आदेश पर जो खनन की जांच करने के लिए जो हल्का के जो लेखपाल हैं वो प्रतापपुर गांव यहाँ पर पहुंचे थे, जहां लेखपाल को ग्राम प्रधान और उसके भाई और पिता ने साथ मिलकर वहां उनको पीटकर यहाँ पर घायल किया गया है। इसी को लेकर ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों के खिलाफ लक्सर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल यहाँ पर शुरू की गई है। और जानकारी पुलिस के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि लेखपाल के दस्तावेज पढ़ने में उसके साथी की सोने की चेन, मोबाइल या फिर अन्य जो छीनकर उनको फरार हो गए हैं। और लक्सर पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, अब तो धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया है। इंतजार इन लोगों के द्वारा, समाधान कब तक होगा, कुछ उम्मीद कब तक दिखाई जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए तैयारियां भी यहाँ पर शुरू कर दी और लेखपाल आरोपी गिरफ्तारी को लेकर धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं। और लेखपाल संघ के जो सचिव है योगेंद्र राणा, उनके द्वारा यहाँ पर साफ किया गया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो कामकाज भी पूरी तरीके से बंद रहेगा। और वहीं अगर लक्सर तहसीलदार की यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने भी मामले की यहाँ पर पुष्टि की है कि लेखपाल को यहाँ पर पीटा गया है और इसी को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक लेखपाल संघ ने यहाँ पर जो ऑफिस में कार्यबंदी का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया और धरने पर तमाम जो जिला हरिद्वार के लेखपाल है यहाँ पर बैठ गए हैं। ठीक है इंतजार, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के अधबोड़ा गांव में बीते 2-3 दिन से ग्रामीणों को उल्टी दस्त की चपेट में आने से 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। फिलहाल ग्रामीणों की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अधबोड़ा गांव पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा से गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने को भी कहा। चिकित्सकों की टीम को गांव में रहने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों को क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं पेयजल टैंकों की सफाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पर पिछले 6-7 तारीख से लगभग 57-58 लोगों को डायरिया की शिकायत अचानक हुई थी। तो उसमें जो यहाँ का हमारा स्वास्थ्य विभाग है, डॉक्टर पंत है, डॉक्टर रंजन है और सीएमओ लगातार उन लोगों से मैं संपर्क में था। उन लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया है और 57 में से 3 लोगों को रानीखेत रेफर किया गया था। तीनों में से 2 ठीक होकर घर आ गए हैं और जो तीसरे भी उनकी हालत भी ठीक है, वो भी जल्दी घर आ जाएंगे। आज मैं निरीक्षण करने गांव में सब जो प्रभावित थे, जो डायरिया से जिनकी तबियत खराब थी, उनसे मिला हूँ और तमाम लोगों के स्वास्थ्य में सुधार है। और निरंतर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सराहनीय काम किया गया, तुरंत इस बीमारी को पता करके उसका इलाज किया गया, उसे काफी राहत है। उसके मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गोविंद रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, ये पूरा मामला जो डायरिया का निकल कर आया है, अभी तक इसमें क्या कुछ अपडेट है? अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के अधबोड़ा गांव में बीते 2-3 दिन से जो है उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी, जिसके बाद जिसमें 50 से अधिक लोग अब तक बीमार हो गए हैं। और करीब जब हम इस बारे में हमने जानकारी जुटाई तो 150 से आबादी वाला ये क्षेत्र है। फिलहाल वहां पर जो स्थिति का पता लगते ही रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल अधबोड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने वहां ग्रामीणों का हालचाल जाना और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा को ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण गांव में ही करने का निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य टीम से जो है गांव में बने रहने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों को जो है टैंक की सफाई किया जाए ताकि ग्रामीणों को जो है स्वच्छ पेयजल मिला जाए और टैंकों की सफाई किया जाए। जब इस बारे में हमने ग्रामीण प्रेम सिंह रावत से बातचीत की, उन्होंने कहा कि बीते 2 दिन से जो उल्टी दस्त की शिकायत पर लोगों को डायरिया की चपेट में आने से कई लोग बीमार हो गए थे। फिलहाल
जो अभी स्थिति है सामान्य दिख रही है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अधिकारी हैं उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि जो टैंक है उसकी सफाई किया जाए और स्वच्छ पानी में जाए, क्योंकि एक बड़ी घटनाक्रम है और इससे ग्रामीणों में दहशत भी है। और तमाम जो है रानीखेत विधायक प्रमोद नहलवाल सहित तमाम जो लोग हैं इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इस गांव में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नैनिहाल भी इस गांव में पड़ता है, तो एक चिंतनीय विषय है गांव के लिए डायरिया बीमारी, उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग भी जो है संवेदनशील नजर आ रहा है। गोविंद, जो लोग डायरिया की चपेट में आए हैं यहाँ पर गांव में, अब उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, कब तक वो सही हो जाएंगे? फिलहाल जो लोग हैं अभी तक जो अधिक से अधिक लोग सही हो चुके हैं। तमाम स्थिति पहले से काफी हद तक ठीक है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, जो लोग हैं उनका चेकअप किया जा रहा है। और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नहलवाल जी द्वारा भी लगातार इसमें चिकित्सकों को कहा है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और ग्रामीणों का लगातार समय स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए ताकि बीमारी जो है उससे निपटा जा सके। और तो जो जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी हैं उनको भी जो है विधायक ने जो है खास दिशा निर्देश दिए हैं, जो पेयजल के टैंक हैं उनकी सफाई किया जाए और ग्रामीणों को जो है स्वच्छ पानी मिल सके। ठीक है गोविंद, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में मासिक अपराध समीक्षा बैठक ली और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। यहां कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने पर भी जोर दिया। साथ ही 33 पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य करने पर मैन ऑफ द मंथ का खिताब भी दिया। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बीते महीने जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं और लंबित प्रकरणों के खुलासे संबंधी आंकड़ों पर निरोधात्मक कार्यवाही, महिला उत्पीड़न, SC/ST एक्ट, चोरी लूट की घटनाओं में बरामदगी व लंबित SR केस में 3 वर्षीय आंकड़ों की समीक्षा की। की मासिक गोष्ठी आज मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को, सर्कल अफसरों को और SP सिटी, SP देहात, SP क्राइम के साथ एक आने वाले समय में जो हमारी चुनौतियां हैं, खासकर चारधाम से लेके साथ में मंगलौर का उपचुनाव है उसको लेके और हमारी जो भी आगे की जो तैयारियां हैं, इसमें चारधाम है, कांवड़ का मेला है, इस पर एक बृहद समीक्षा की गई थी। इसमें और साथ साथ जो अपराध की समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ अपराध जो घटित हुए हैं उनका अनावरण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है या उसमें किसी तरीके की विशेषता बरती गई है। उस पर जो IO हैं, जो विवेचनाधिकारी हैं, साथ में SHO की जिम्मेदारियां तय की गई हैं और मेरे द्वारा प्रत्येक माह में एक हीनियस क्राइम से रिलेटेड एक लगातार हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और उस समीक्षा में अगर किसी का कोई दोष पाया जाता है तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ में कांवड़ के मेले को अच्छे तरीके से कराने के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता है या उनको जो भी फोर्स की आवश्यकता है उसके संबंध में पुष्टि की गई थी और इसमें जो भी चुनौतियां भी आएंगी उसकी एक समीक्षा हमारे द्वारा की गई थी और हम अच्छे तरीके से कांवड़ के साथ साथ अपराधों को सही तरीके से अनावरण करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इसी क्रम में गोष्ठी आयोजित की गई। प्रत्येक माह में जो हमारे पुलिसमैन ऑफ द मंथ हम लोग घोषित करते हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र में खासकर NDPS की रिकवरी के संबंध में या चोरी के जो माल है उनकी रिकवरी के संबंध में, साथ साथ जो किसी भी अपने फील्ड में किसी ने उत्कृष्ट कार्य किया हो उसको लेते हुए करीब 35 लोगों को हम लोगों ने मैन ऑफ द मंथ अलग अलग उसमें किया गया। इसमें जो डैग स्क्वाड को भी हम लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया था जिन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है और इस तरीके में जो हमारे कर्मचारी हैं उसको और अच्छे तरीके से वो अपने आप को परफॉर्म कर सकें, इसकी दिशा में लगातार हमारा प्रयास रहता है। इसको और इसमें जो इनकी प्रोत्साहन राशि है उसके बारे में भी हम लोग जसपुर में बकरी ईद के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक की गई। आपको बता दें कि मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आगामी त्योहार बकरा ईद को लेकर कोतवाली परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका जसपुर, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जल संस्थान विभाग भी मौजूद रहा। वहीं बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही लोगों की राय भी जानी। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि ये पुरानी परंपरा है, जब कोई त्योहार आते हैं तो पुलिस और समाज के लोगों के साथ मीटिंग की जाती है ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। बता दें कि आगामी 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्योहार है, जिसे लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है।
जो शांति कमेटी है और पुलिस के बीच में एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूँकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है, तो किन परिस्थितियों में होना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं उनका एक तो कुर्बानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो वो स्थल है वहाँ पे चारों तरफ से बात की गई है, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि प्रॉपर तरीके से कनात करेंगे, कोई भी किस तरह की वीडियोग्राफी और इन चीज़ों से बचें और जो नॉन ईटेबल पार्ट है कोशिश करें कि वहीं पे गड्ढा करके और उसको डिस्पोजल कराएं, जिससे कि वो ना फैले। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जाने अनजाने में अपने घरों में भी कर लेते हैं और इसकी वजह से जो ब्लड है निकल करके नालियों में आते हैं और कल को वो संक्रामक बीमारियों का कारण भी बनते हैं। तो उसके संबंध में भी वार्ता की गई कि उनको भी प्रोत्साहित करें कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पे ये करें। और जो आगामी ईद उल अजहा है, जो लोग भी इस इबादत में सम्मिलित हैं या जिसको मनाने वाले हैं, पुलिस परिवार की तरफ से सबको इसकी बधाई और उम्मीद करते हैं कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से यह त्यौहार मनाया जाएगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आज की ये मीटिंग रखी गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।